Everyone, welcome to Learners channel. In this video, we are going to discuss 1.1 topic comparative politics, meaning, nature and scope. In previous video हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात की थी कि comparative politics की stages हैं, first stage, second stage and third stage. In this video, we are going to discuss meaning and you can say nature and scope of the comparative politics. सबसे पहले comparative politics है क्या? Political system की study है. एक isolated case में नहीं है कि सिर्फ एक ही system को study कर लिया, compare कर लिया तो हमने बोल दिया कि ये comparative politics हो गई. No, हमने बहुत ज़्यादा countries को study किया on the basis of their comparison, on the basis of their generalization. उसको बोलते हैं comparative politics. ये हो गया इसका meaning. उसके बाद ये इतनी ही old है जितनी हमारी political science old है. अरिस्टोटल को father बोला जाता है political science का और इन्होंने अपने टाइम पे क्या किया था, ग्रीक सिटीज को कंपेयर किया था और उसको बोला गया कंपैरेटिव गवर्नमेंट. उसको बोला गया कंपैरेटिव गवर्नमेंट जब अरिस्टोटल ने अपने टाइम पे ग्रीक सिटीज को कंपेयर किया था. इसका ओरिजिन जो है वो 50th और 20th सेंचुरी में आया और ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट, पहले इसको क्या बोला जाता था, कंपैरेटिव गवर्नमेंट बोला जाता था और ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस को यूज किया जाता था पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए. बट फिर बाद में टाइम में क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और इसके लिए एक टाइप के साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना स्टार्ट किया कि स्ट्रक्चर जो है हमने स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस. ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस फंक्शन जो है हमें स्टडी करने हैं. कंपैरेटिव गवर्नमेंट को नाम दे दिया गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्योंकि पहले जो था वो नैरोअर कंसेप्ट था, छोटा कंसेप्ट था, इसलिए कंपैरेटिव गवर्नमेंट बोलते थे. तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या है, सब कुछ स्टडी करना है हमने. तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या करती है, कंपेयर करती है पॉलिटिकल सिस्टम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बहुत डिफरेंट पार्ट्स जो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज है उनके सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करती है और जो पॉलिटिक्स का नेचर है उसको एनालाइज करती है और पॉलिटिक्स की थ्योरी को बिल्ड करती है. तो ये होगी हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्टूडेंट है उनका सिर्फ सोल कंसर्न ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने गवर्नमेंट की स्टडी करनी है. नो, गवर्नमेंट की स्टडी के साथ साथ उन्हें सोशल फैक्टर्स भी स्टडी करने हैं, इकोनॉमिक चीजें भी स्टडी करनी है, कल्चरल थिंग्स भी स्टडी करनी है. और अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वो क्या है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको एनालिसिस करना है और डाइवर्स जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनको, उनका एनालिसिस करना है, उनको स्टडी करना है. ये अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन ये हो गया कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस है. उसके बाद ये इंक्लूड क्या क्या करती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सबसे पहले गवर्नमेंट की स्टडी, फिर उसके बाद जो हमारे साइंटिफिक एनालिसिस हो रहे हैं, एम्पेरिकल एनालिसिस हो रहे हैं, साइंटिफिक बेसिस पे एनालिसिस हो रहे हैं नॉन स्टेट फैक्टर्स के. नॉन स्टेट फैक्टर्स में हमारा क्या आता है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, हमारे एनजीओज, तो इनकी स्टडी, इनका एनालिसिस. उसके बाद जो हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर है उसके पीछे क्या फैक्टर्स है, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप की स्टडी, प्रेशर ग्रुप्स की स्टडी, पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी, जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, उनके साथ डील करती है. और इसका एम बेसिकली क्या होता है, पॉलिटिक्स की साइंटिफिक थ्योरी को बिल्ड करना. और ये क्या करती है, कैपेबल होती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने में जो हम साइंटिफिक मेथड से समझते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. तो नेचर जो है वो 3 कॉनोटेशंस के साथ डील करता है. सबसे पहले पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करना है, उनको सही करना है. उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेसेस, जैसे कि जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी, गवर्नमेंट की स्टडी, नॉन स्टेट एजेंसीज की स्टडी, जो हमारी एमएनसीज हो गई या फिर एनजीओज हो गए. तो ये जिसमें पॉलिटिकल प्रोसेस क्या करते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. उसके बाद आती है हमारी पॉलिटिकल पावर. लास्टवेल जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि पॉलिटिक्स ऑल अबाउट शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पावर पॉलिटिक्स का. उसके बाद जो ये हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये इंपेरिकल रिसर्च के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करती है, मतलब साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर, और ये गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को एनालाइज करती है. जितने भी हमारे नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, उनके फंक्शंस को स्टडी करने में हमारी मदद करती है. उसके बाद जो ये हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ना, ये फोकस करती है कि क्या चीज होनी चाहिए, व्हाट शुड बी. इसका एम होता है थ्योरीज को बिल्ड करना, ये चीज है, बट ये बताती है सोल्यूशन कि हमें क्या चीज जो है वो होनी चाहिए, व्हाट शुड बी. और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी स्पोर्ट है, जैसे कि साइकोलॉजी भी आती है इसमें, सोशियोलॉजी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है और अदर सोशल साइंसेस भी आती हैं. और ये दोनों नेशंस को स्टडी करती है. एक जो डेवलप्ड हो चुका है, पूरा डेवलप्ड कंट्री है, एक दूसरा जो डेवलपिंग हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं डेवलपिंग. तो ये दोनों नेशंस को स्टडी करती है और ये इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को भी स्टडी करने में मदद करती है. जो भी ग्रुप्स पॉलिटिकल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेशन के, तो उनको सिर्फ ए स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं करती, ये इन सब चीजों के ऊपर भी फोकस करती है. इंडिविजुअल के बिहेवियर हो गए, ग्रुप्स के बिहेवियर हो गए, और ये न्यू कंसेप्ट की डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल कल्चर,
जो हम आगे पढ़ेंगे इसकी इसी बुक में मेजर में, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट जो डेवलप हो रहे हैं किसकी मदद से हो रहा है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मदद से ही, और ये मल्टी डायमेंशनल लेवल पे स्टडी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक पढ़ा पॉलिटिकल सिस्टम वर्ल्ड का, चाइना और इंडिया का कंपैरिजन, पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन, वो हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। और अगर हम स्टेट में पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, या फिर जम्मू एंड कश्मीर, साथ में कोई और यूटी लगा लीजिए, लक्षद्वीप आइलैंड लगा लीजिए, तो ये जो विद इन अ स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी हो रही है वो आती है हमारी वर्टिकल में, और अगर वो वर्ल्ड की स्टडी हो रही है वो आती है हमारी हॉरिजॉन्टल में। उसके बाद ये एक मॉडर्न कंपैरेटिव अप्रोच है, ठीक है। ये कौन सी अप्रोच है, मॉडर्न कंपैरेटिव अप्रोच है, जिसमें पॉलिटिकल बिहेवियर के ऊपर एम्फसाइज होता है और इंडिविजुअल ग्रुप्स और कल्चरल वैल्यूज के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करने की कोशिश की जाती है। तो ये आ गया हमारा नेचर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। पहले हमने मीनिंग पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, अब स्कोप की बारी है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को ये स्टडी करती है, जैसे कि पावर के लिए कितना स्ट्रगल होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, इन सबको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को देखना, एनालाइज करना, स्टडी करना, ये स्कोप में किसके आता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। उसके बाद आते हैं हमारे पॉलिटिकल फंक्शंस, जैसे कि इन स्ट्रक्चर्स ने क्या पॉलिटिकल फंक्शंस परफॉर्म किए। लेजिस्लेचर हमारे लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी अगर कुछ गलत हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सॉल्व करती है। तो ये जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं स्ट्रक्चर्स के द्वारा, ये बोलते हैं पॉलिटिकल फंक्शंस। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो गया, जो इंटरेस्ट हम बता रहे हैं, हम जो हमने लीडर चूज किया तो उसके बाद हम अपने इंटरेस्ट बताएंगे, अपनी डिमांड्स बताएंगे, दैट इज इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। उसके बाद उन डिमांड्स को एक वे में प्रेजेंट करते हैं हमारे लीडर्स, तो वो आ गया हमारा इंटरेस्ट एग्रीगेशन। अब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के थ्रू वो डिमांड्स जो हैं वो बताई जा रही हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर रूल्स बनेंगे, रूल फिर इम्प्लीमेंट होंगे, फिर उसके बाद अगर रूल इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हुए, किसी ने लॉ को जो है वो वायलेट किया, तो उसके बदले में उसको पनिशमेंट मिलती है। तो ये हो गए हमारे पॉलिटिकल फंक्शंस। डिसीजन मेकिंग हो गया, पॉलिसी मेकिंग हो गया, ये भी किसमें आता है, हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्कोप में आता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। जो भी हमारे पॉलिटिकल फंक्शंस हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, स्ट्रक्चर्स के जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, उनकी एक्चुअल फंक्शनिंग में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि इंडिया का लेजिस्लेचर कैसे वर्क कर रहा है और अमेरिका में कैसे लॉज बन रहे हैं, ब्रिटेन में कैसे लॉज बन रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हो गए हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी, जैसे कि इंडिया का क्या है, हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और जबकि हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पे एक टाइप का मोनार्की ही है, राजा ब्रिटेन का किंग, ब्रिटेन की क्वीन, यही बोला जाता है। तो वो क्या पॉलिटिकल सिस्टम, डिफरेंट कंट्रीज जो है उनका डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। कोई कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है, कोई कंट्री जो है वो मोनार्कियल है, कोई कंट्री जो है वो ओलिगार्की है। ओलिगार्की क्या होता है, जहाँ पे कुछ लोग रूल करते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ मैन है वो रूल कर रहे हैं अपनी कंट्री पे, तो वो आ गया हमारा ओलिगार्की में। ऑथोरिटेरियन क्या होता है, जहाँ पे एक पर्सन जो है वो तानाशाही से रूल कर रहा है। टोटलिटेरियन सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे एक टाइप की ह्यूमैनिटी को इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये भी हम किस में स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंपेयर करते हैं कि ये कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है तो दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में मोनार्की है। तो उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल कल्चर, जितने भी हमारे एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, वो भी किस में आता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जो भी लोग जो है वो पॉलिटिकल कल्चर को एक्वायर कर रहे हैं, तो वही तो होगा ना पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अगर इंडिया में वोटिंग सिस्टम है तो कहीं से देखा तो था हमने, तभी तो हमने इंडिया में वोटिंग सिस्टम लाया, तो वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होगी। पॉलिटिकल कल्चर को कहीं से इंप्लीमेंट लाया जा रहा है और फिर अपनी कंट्री में वो लाया जा रहा है, दैट इज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। उसके बाद आता है पॉलिटिक्स में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, वोटिंग बिहेवियर से स्टडी हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से स्टडी हो सकती है, लीडरशिप से स्टडी हो सकती है। वोटिंग बिहेवियर से कैसे, जैसे कि वीमेन ने कम वोट दिए एज कंपेयर टू मेन, तो बताओ ह्यूमन बिहेवियर क्या कमी थी इसमें कि वीमेन जो है वो कम आई एज कंपेयर टू मेन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, क्यों वीमेन जो है वो कम पार्टिसिपेट कर रही है पॉलिटिक्स में एज कंपेयर टू मेन, तो वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर किस में आएगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। कंपेयर कर रहे हैं ना हम जेंडर को, तो वो किस में आ रहा है, हमारा पॉलिटिक्स में आ रहा है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आ रहा है। उसके बाद आती है हमारी स्टडी डेवलपिंग सोसाइटीज की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये नहीं है कि आपने सिर्फ यूरोपियन या अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को ही स्टडी करना है जो बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं, नो, इसको एक यूनिवर्सल स्टडी का सब्जेक्ट बनाया गया है कि डेवलपिंग जो सोसाइटीज हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं अभी, उनको भी स्टडी करना है। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि कैसे इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को पॉलिटिकल सिस्टम की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, कैसे जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है।
उसके बाद आता है हमारा वोटिंग बिहेवियर, कि क्या पैटर्न जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो इलेक्शंस में वोट करेंगे, और क्या पैटर्न्स हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं कि वो इलेक्शंस में वोट नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीजंस क्या है, ये भी किस में आता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आता है। उसके बाद वेरियस ग्रुप्स की स्टडी, प्रेशर ग्रुप हो गए, हमारे इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, तो उनकी डिफरेंट स्टडीज की वो पॉलिटिक्स में एंटर क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, क्या ग्रेट डिग्री है जो पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करती है उनको टेक्निक्स यूज करनी है कि जिसकी वजह से इनके जो प्रेशर और इंटरेस्ट ग्रुप है इनके इंटरेस्ट फुलफिल हो सके। ये बेसिकली जो प्रेशर और इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ये पॉलिटिक्स के साथ तभी जुड़ते हैं जब इनके इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल होते हैं। तो ये पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते, इसके पीछे रीजन क्या है, ऑफ कोर्स ये अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करवाना चाहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रोल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जितनी भी हमारे एटीट्यूड्स में प्रोग्रेस हो रही है, वैल्यूज में प्रोग्रेस हो रही है, एस्पिरेशंस में प्रोग्रेस हो रही है, नेशन बिल्डिंग, स्टेट बिल्डिंग हो रही है, स्ट्रक्चर्स की डिफरेंशिएशन हो रही है, लेजिस्लेचर की डिफरेंशिएशन अलग है, एग्जीक्यूटिव की अलग है, जुडिशरी की अलग है, तो उनके फंक्शंस, उनके रूल्स, तो ये कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन आ रही है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मॉडर्नाइजेशन है ही है, उसका रोल जो है वो है ही है। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन बिहेवियर, कि जैसे कि इलाइट थ्योरीज, इलाइट हो गए जो शाही लोग हो गए, पॉलिटिकल कल्चर हो गया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो गया, वोटिंग बिहेवियर हो गया, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, वो भी किसकी स्कोप में आता है, हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्कोप में आता है। उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल प्रोसेसेस को स्टडी करना, जितने भी डिसीजन बन रहे हैं, जितनी भी पॉलिसीज बन रही है, इंटरेक्शन हो रही है पब्लिक की लीडर्स के साथ, लीडरशिप के साथ, तो वो किस में आता है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में आता है, तो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ही आएगा। ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पहले बोला जाता था कंपैरेटिव गवर्नमेंट, जब सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोचेस का यूज किया जाता था। जैसे कि आपने सैम फर्स्ट में भी पढ़ा होगा फिलोसफिकल हिस्टोरिकल अप्रोच, तो वो किस में आती है, हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच में आती है। और मॉडर्न अप्रोच में क्या आता है, हमारा बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में जब हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी तो इसको नाम था हमारा कंपैरेटिव गवर्नमेंट, इसका नाम था हमारा कंपैरेटिव गवर्नमेंट। बट जब इसने मॉडर्न अप्रोचेस का यूज करना स्टार्ट कर दिया, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये बन गई हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो दैट्स वाज ऑल अबाउट नेचर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ comparative politics. I hope this was helpful. Thank you so much.